हम लोग पिछली क्लास में पर्यावरणीय अनुकूलन पे बात शुरू किए थे। पर्यावरणीय अनुकूलन यानी एनवायरमेंटल एडॉप्टेशन, और इसमें हमने बात कर लिया था पौधों में किस प्रकार से अनुकूलता विकसित होती है या कैसे पाई जाती है। वनस्पतियों में किसी खास पर्यावरण के लिए या उस वातावरण में जीवित रहने के लिए वनस्पतियों को किस प्रकार की अनुकूलता की आवश्यकता होती है या फिर एडॉप्टेशन की ज़रूरत होती है, और वो अपने अंदर क्या चेंजिंग लाते हैं या समय के साथ किन विशेषताओं का विकास होता है जो उनको जीवन जीने में सहयोग देता है। इतनी बातें हमने कर लिए थे और इसी में चर्चा हो गया था आपके साथ। कुछ वनस्पतियों का जैसे जेरोफाइट है, हेलियोफाइट है, इस तरह की बातें हो गई थी जो महत्वपूर्ण है एग्जाम में। ठीक है, तो आज हमें दूसरे प्रकार पे बात करनी है और वो है प्राणियों में किस प्रकार की अनुकूलता होती है। प्राणियों में अनुकूलता यानी एडॉप्टेशन की जो प्रक्रिया है वो जीव जंतुओं में किस प्रकार से डेवलप होता है या कैसे पाया जाता है। अनुकूलन का अर्थ आपको मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि एक ऐसी विशेषता है जो किसी खास पर्यावरण में जीवित रहने के लिए जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों को अपने अंदर विकसित करना होता है, जो कि समय के साथ विकसित हो ही जाता है। ठीक है, जिस भी पर्यावरण में वो रहते हैं उस पर्यावरण के हिसाब से उनके अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं और उन विशेषताओं के आधार पे वो उस पर्यावरण में जीवित रहते हैं और सर्वाइव करते हैं या वृद्धि या विकास करते हैं। ठीक है, आज हमारी जो मुख्य बातें हैं वो है प्राणियों में अनुकूलन कैसे होता है, जीव जंतुओं में कैसे होता है। पिछली क्लास में तो हमने देख लिया था कि पौधों में कैसे अनुकूलन होता है। ठीक है, तो पौधों की तरह ही जीवों में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं जो पर्यावरणीय परिस्थितियों में उन्हें जीवित रहने में मदद करती हैं। उन्हीं विशेषताओं में पहली विशेषता जो है वो क्या है, प्रवास की। प्रवास यानी माइग्रेशन। माइग्रेशन क्यों ज़रूरी होता है, आप अपने दैनिक जीवन में भी देखते होंगे कि आप किसी एनवायरनमेंट में जाते हैं और आपको लगता है उस वातावरण में आप महसूस करते हैं कि मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा हूँ भाई, तो आप क्या करते हैं, उस वातावरण से हट के किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। तो ये जो आपका एक पर्यावरण से दूसरे पर्यावरण में या वातावरण में जाना, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रवास। तो प्रवास का जो सामान्य अर्थ होता है वो है एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे जाना। ठीक है, क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये होता है प्रवास। मान लीजिए कि कोई पर्यावरणीय घटना ही है, बहुत गर्मी है, तो आप भी चाहेंगे कि हम इस क्षेत्र को छोड़कर ऐसे वातावरण में जाएं जहाँ पे इतनी गर्मी ना हो बल्कि मौसम ठंडा हो, या फिर कहीं पे लगातार बारिश ही हो रही है तो आप ऐसे जगहों पे जाना पसंद करेंगे जहाँ पे कंटिन्यू बारिश ना होती हो। यानी एक ऐसे पर्यावरण की आप तलाश में रहते हैं जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील कर सकें और एक बेहतर जीवन जी सकें। तो जीव जंतुओं में भी प्रवास होता है, वो भी एक ऐसे वातावरण की तलाश में रहेंगे जहाँ पर वो बेहतर तरीके से वृद्धि और विकास कर सकें। प्रवास के अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो ये दो तरीके से होता है। एक तो होता है कि लंबी दूरी का प्रवास और एक होता है छोटी दूरी का प्रवास। लेकिन जीव जंतुओं में जो माइग्रेशन होता है वो किसके लिए होता है, भोजन के लिए माइग्रेशन होगा, या फिर तापमान में परिवर्तन आ जाए, जलवायु में कुछ चेंजिंग आ जाए। अब मान लीजिए कोई जीव है जो ठंडे प्रदेशों में रहने के लिए अनुकूलित है, वो उस ठंडे प्रदेशों में बेहतर तरीके से रह सकता है। अचानक वहाँ गर्मी बढ़ जाए तो वो क्या करेगा, ठंडे प्रदेश की ओर और आगे बढ़ेगा जहाँ पे उसको ठंडा मिले। या फिर कोई जीव है जो गर्म तापमान या अधिक तापमान में जीवित रह सकता है, वहाँ पे अचानक से ठंडी बढ़ जाए, मौसम चेंज हो जाए, तो फिर वो गर्म स्थल की ओर पलायन करेंगे या प्रवास करेंगे। लंबी दूरी का प्रवास अगर देखा जाए तो एक आर्कटिक टर्न पक्षी प्रजाति है, ये आर्कटिक से और अंटार्कटिका महाद्वीप तक प्रवास करते हैं किसी खास मौसम में, और जब वसंत ऋतु आती है तो फिर ये वापस चले जाते हैं। ये तापमान परिवर्तन के कारण ऐसा इनको करना पड़ता है। ठीक है,
ऐसे कैरेबू है या फिर एल्क या व्हेल मछली एक अच्छा उदाहरण है। व्हेल ये भोजन की तलाश में प्रवास करती हैं। कब? जब भोजन की ज़रूरत होती है इनको, तब प्रवास करेंगी, या फिर जब तापमान की समस्या आती है कि जल का तापमान, एक निश्चित तापमान में भी ये जीवित रह सकती हैं। तो अगर कभी जल का तापमान जब बढ़ता है तब भी इनका प्रवास होता है, लेकिन ये कम दूरी का प्रवास होता है। ठीक है, गर्म स्थानों की ओर ये जाना पसंद करती हैं। आपने कुछ दिन पहले एक घटना सुना होगा, उम्मीद है, कि राजस्थान वाले क्षेत्र से कुछ टिड्डों का आक्रमण हुआ था पश्चिमी भारत में, और वो धीरे धीरे मध्य भारत की ओर पूरी तरीके से फैल गए थे। तो ये जो टिड्डों का प्रवास हुआ था इसे कालिक प्रवास कहते हैं, या फिर पीरियडिक जो माइग्रेशन होता है, यानी एक निश्चित समय पर ये भोजन की तलाश में माइग्रेट करते हैं ये जीव। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि प्राणियों में जो अनुकूलता है, अब ये अपनी अनुकूलता यानी एडॉप्टेशन की वजह से ही इनको प्रवास करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वहाँ पे अनुकूल माहौल होता, अगर एक बेहतर वातावरण होता तो इन्हें प्रवास करने की ज़रूरत ही न पड़ती। लेकिन जो वातावरण वहाँ बन जाता है समय अनुसार, उस वातावरण में वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसी तरीके का वातावरण तलाशने के लिए ये आगे बढ़ते हैं किसी दूसरे क्षेत्र में। ठीक है, प्राणियों में अनुकूलता का एक उदाहरण आपको मिलता है छद्म आवरण के रूप में। छद्म आवरण का अर्थ हो गया कि कुछ समय के लिए किसी आवरण से ढक जाना। आपने देखा होगा और रोजाना देखते होंगे सूर्य पे बादल का छाना। जब कभी सूर्य बादलों से ढक जाता है तो उसी को कहते हैं छद्म आवरण। ठीक है, कुछ समय के लिए कोई विशेष आवरण पड़ जाना किसी पर, यही होता है छद्म आवरण। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए वातावरण के साथ घुल मिल जाते हैं, वातावरण के साथ घुल मिल जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ कीड़ों को, जहाँ पे जिस वनस्पति में वो रहते हैं उसी वनस्पति की तरह दिखते भी हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये? वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब वो वातावरण के साथ घुल मिल जाएंगे तो फिर जो उनका शिकारी होगा उनका शिकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहचान ही नहीं पाएगा, और ये अपने शिकारी को पहचान लेंगे और छुप जाएंगे या फिर कहीं दूर भाग जाएंगे। यही इनका मेन उद्देश्य होता है कि अपने जीवन को बचाने के लिए ये क्या करते हैं, छद्म आवरण का प्रदर्शन करते हैं। अपने गिरगिट तो जानते ही होंगे, ये जो छद्म आवरण है इसका प्रदर्शन गिरगिट है, ऑक्टोपस है, या कुछ टिड्डे होते हैं जो पत्तियों की तरह दिखते हैं पौधों के। टिड्डा, इन लोगों का अपने वातावरण के साथ घुलने मिलने की सिर्फ एक वजह है, और वो क्या है कि अपने शिकारी से बच सकें, क्योंकि शिकार पहचान ही नहीं आएगा। अब अगर कोई टिड्डा है और पत्ती पे भी बैठा है लेकिन उसी पत्ती के कलर जैसा है, हरा भरा, तो फिर कोई जीव उसको अगर पकड़ना है तो उसको थोड़ा सा दिक्कत होगी पहचानने में कि पत्ती पे टिड्डे हैं कि नहीं हैं। ऐसे गिरगिट है, जब किसी पेड़ पे आप देखेंगे पत्तों के बीच में नज़र नहीं आता है जल्दी, उसी पत्ते की तरह वो भी दिखता है। ये छद्म आवरण का प्रदर्शन करते हैं अपने शिकारियों से बचने के लिए। ये उस वातावरण के साथ इनका अनुकूलन है। ठीक है, इनके विपरीत कुछ जीव ऐसे भी होते हैं, जंतु ऐसे होते हैं जो बेहद चमकीले होते हैं, इतने ज़्यादा चमकीले और बड़े खूबसूरत दिखते हैं, बहुत ही सुंदर दिखते हैं, चटक मटक होते हैं, लेकिन वो होते बड़े जहरीले हैं। जैसे ब्लू जेली फिश एक जहरीली मछली है जो बहुत ही चमकीली और सुंदर दिखती है, लेकिन इसकी अब ये चमकीले क्यों होते हैं? दरअसल ये अपने दुश्मनों को ना चेतावनी देते हैं कि भाई चमक दमक देख करके, खूबसूरती देख करके फ्लैट मत हो जाना, क्योंकि मेरे अंदर बहुत जहर है। यह मैसेज अपने दुश्मनों को देते हैं, यानी जो इनका शिकार करने वाले हैं। तो शिकारी जानवर जो है या जंतु है वो इनको देख करके ही समझ जाता है इसका शिकार करना सही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जहर होगा, कारण ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसी तरीके से उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में चमकीले रंग का मेढक पाया जाता है। एक ऐसा मेढक जो बहुत ही चमकीला होता है लेकिन उसके अंदर जहर होता है। ठीक है, तो अपने शिकारियों से बचने के लिए कि वो शिकार ना हो जाए किसी का, अपने कलर को ये बहुत चटक रखते हैं, इनके अंदर ये क्षमता होती है, और इस वजह से जो इनके शिकारी हैं वो इन्हें दूर से देख कर ही अपना रास्ता बदल देते हैं। छद्म आवरण हो गया। एक शब्द
और आएगा इसी में मिमिक्री, यानी अनुहरण, उसको हिंदी में बोलते हैं अनुहरण या मिमिक्री। मिमिक्री का मतलब क्या होता है? मिमिक्री का अर्थ हो गया नकल करना, किसी का नकल करना। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे कलाकार भी होते हैं जो किसी दूसरे कलाकार का क्या करते हैं, मिमिक्री करते हैं, उनकी आवाज़ बोलते हैं, उनके स्टाइल में चलते हैं। यही होता है नकल करना। जीव जंतुओं में बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जिनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो किसी दूसरे प्राणी की नकल कर सकें। आपने बहुत सारे पक्षियों को पढ़ा भी होगा और फिल्मों में देखा भी होगा, रियल में भी हो सकता है आप देखे हों, जो किसी दूसरे जीव की तरह आवाज़ निकालते हैं, यानी वो आवाज़ का नकल करते हैं। ऐसा करने से इनको क्या फ़ायदा होता है? या फिर अपना व्यवहार बदल लेना, अपने व्यवहार में ऐसा परिवर्तन लाना जो किसी खतरनाक जीव जंतु का हो। ऐसा परिवर्तन भी लाते हैं लोग, जो जीव जंतु होते हैं वो खुद को बचाने के लिए ऐसा करते हैं। अब मान लीजिए कि कोई विषैला सर्प है, विष, आप जानते होंगे कि सर्पों की बहुत कम प्रजातियां हैं जो विषैली होती हैं। कोई विषैला सर्प है तो उस सर्प को तो कोई नहीं खाएगा, कोई जानवर नहीं टच करेगा, क्योंकि जानते हैं कि विषैला है, जहर अंदर जाएगा अगर खा लेंगे तो वो तो सेफ है ये। लेकिन उसी के आस पड़ोस में कुछ सर्प और रहते हैं जिनके अंदर विष नहीं है। अब उनके ऊपर तो संकट है, तो वो क्या करते हैं, जो विष वाला सर्प है जिसके अंदर विष है उसी का नकल करते हैं। जब उसका नकल करते हैं तो जो शिकारी होते हैं वो ये देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये भी विषयुक्त है, बहुत ज़्यादा विष इसके अंदर भी है, तो वो बच जाते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है मोनार्क तितली। तितली की एक प्रजाति है मोनार्क तितली। ये विष इसके अंदर होता है, मतलब जहर होता है, विष युक्त होती है, ठीक है। और इसके अलावा एक तितली और होती है वायसराय, वो विषहीन होती है, उसके अंदर कोई विष नहीं होता है, वायसराय तितली। अब देखिए ये जो वायसराय तितली है ये किसका नकल करेगी? भाई जीवन तो खतरे में इसका है ना, तो ये नकल करेगी मोनार्क तितली का। मोनार्क तितली उसी का ये नकल करेगी, उसी की तरह व्यवहार करेगी। तो इससे जो जीव हैं, जो इसके शिकारी हैं, वो इसको देख करके मोनार्क तितली समझ लेते हैं, जहरीली तितली समझ लेते हैं और इसका शिकार नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इन 3 मैकेनिज्म का जो आमतौर पे प्राणियों में अनुकूलता के लिए पाए जाते हैं। प्रवास होता है, उनको सर्वाइव करने के लिए भोजन या तापमान के प्रति वो अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। छद्म आवरण हो गया, यानी वातावरण के साथ जीव जंतु कुछ ऐसे होते हैं जो घुल मिल जाते हैं, उनके अंदर ये क्षमता होती है। और फिर मिमिक्री, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने आप को बचाने के लिए, जो कमज़ोर होते हैं बेचारे, वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, किसी खतरनाक जीव का नकल करते हैं। जैसे एक कहावत भी है ना कि शेर का खाल ओढ़ लेने से भेड़िया कभी शेर नहीं होता है। लेकिन शेर का खाल ओढ़ लेने से भेड़िया शेर तो नहीं हो जाएगा, लेकिन अपने से ज़्यादा ताकतवर भेड़िए से तो वो बच ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उससे ज़्यादा ताकतवर भेड़िया है वो तो दूर से देख कर यही समझेगा ना कि शेर शायद शिकार पे है। मान लीजिए कि जंगल में कोई शिकार पड़ा हुआ है और बहुत सारे भेड़िए हैं उसको खाने के लिए, उसमें एक ऐसा भेड़िया है जो शेर की खाल ओढ़ के आ गया, अब वो भी खा रहा है। तो जो भेड़िए आसपास बैठे होंगे वो देख करके इंतज़ार करेंगे कि शायद शेर खा रहा है, अब इसको जाने दो तब हम लोग आएंगे। तो शेर के खाल ओढ़ लेने से उसको अपने जीवन की भी सुरक्षा मिल गई और शिकार भी मिल गया। ऐसे इसीलिए तो कहते हैं ना, जो कमज़ोर होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही उछलते हैं। कारण यही है कि वो लड़के तो अपनी ताकत दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी कमज़ोर हैं, लेकिन वो कुछ ऐसा व्यवहार करेंगे, अपने अंदर भाग दौड़ करेंगे जिससे पता चल जाए लोगों को कि वो बहुत ताकतवर है। इसी को कहते हैं मिमिक्री, ठीक है, किसी ताकतवर की नकल करना जिससे कि वो किसी दूसरे शिकारी का शिकार न बन जाए। आगे हम बात कर लेते हैं, 2-3 मैकेनिज्म और है अनुकूलता का प्राणियों में। आपने 2 शब्द और सुने होंगे पर्यावरण में पढ़ते समय, और कई बार आपने सुना होगा और एग्जाम में भी बहुत आते हैं प्रश्न इससे, ठीक है। एक शब्द होता है समतापी प्राणी। क्या होता है? समतापी प्राणी। इनको बोलते क्या हैं? हॉट ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और एक होता है असमतापी।
इन दो शब्दों का क्या मतलब होता है? ये होता है हॉट ब्लडेड ऑर्गेनिज्म और ये होता है कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। ये दो क्या होते हैं? हॉट ब्लडेड जो होते हैं इनका अर्थ ये हो गया कि मान लीजिए वातावरण का जो तापमान होता है, जब तापमान के साथ जो जीव जंतु हैं उस क्षेत्र के, कोई ऐसा प्राणी कोई ऐसा जीव जो तापमान जब वातावरण का बदले तो उसी के साथ साथ वो अपने शरीर का भी क्या करें, तापमान को नियंत्रित रख सकें। वातावरण के तापमान के साथ साथ क्या होता है, अपने तापमान को कंट्रोल में रखने की अगर क्षमता है, अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने की क्षमता जिन जंतुओं में होती है उनको क्या कहते हैं, हॉट ब्लडेड यानी समतापी प्राणी। इनको एक शब्द और दिया गया एंडोथर्मल। क्या कहा गया? एंडोथर्मल। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। एंडोथर्मल प्राणी वो प्राणी होते हैं जो बदलते हुए वातावरण के तापमान के साथ अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। अब तापमान नियंत्रित कैसे होता है? इसमें आमतौर पे स्तनधारी जीव आते हैं जो जैसे मनुष्य हो गए, शेर, कुत्ता, पक्षी प्रजातियां हैं। अब ये वातावरण का तापमान बदलता है और इनको अपने तापमान पे नियंत्रण रखना, ये प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, आप अभी गर्मी का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं जून जुलाई के, लेकिन अभी इसके जस्ट 3 महीने पहले, 2 महीने पहले आप ठीक ठाक ठंडी भी झेल रहे थे, लेकिन आप गर्मी आ रही है उसके लिए आप तैयार हैं। आपके जो शरीर का तापमान है ठंडी में कितना था और गर्मी में, ऐसा तो है नहीं कि जब तापमान वातावरण का कम हुआ था ठंडी में, दिसंबर और जनवरी में, तो क्या आपके शरीर का भी तापमान कम हो गया था? बिल्कुल नहीं। आपके शरीर का तापमान अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये ठंडी में भी रहेगा, बरसात में भी रहेगा और गर्मी में भी इतना ही तापमान रहेगा। अगर वातावरण का तापमान अधिक होगा तो आपके शरीर से पसीने निकलेंगे, वो आपके शरीर का तापमान मेंटेन करेंगे, आप कपड़े कम पहनेंगे, इससे भी शरीर का तापमान आपका मेंटेन रहेगा। लेकिन जब आप ठंडी झेलने लगते हैं तो ठंडी में क्या करते हैं, अपने शरीर को 37 डिग्री तापमान पे ही बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होता है, कपड़े ज़्यादा पहनने होते हैं, ताकि आपके शरीर का जो तापमान है वो नियंत्रित रहे, वातावरण के तापमान के साथ उसमें कोई परिवर्तन ना आए। तो फिर आप क्या हैं, समतापी यानी हॉट ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। एंडोथर्मल आपको कहा जाएगा क्योंकि आप बदलते हुए वातावरणीय तापमान में अपने शरीर का तापमान नियंत्रित कर पा रहे हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। इनके साथ ऐसा नहीं होता है। ये जीव बेचारे ऐसे होते हैं कि जब ठंडी आती है तो इनके शरीर का तापमान भी गिर जाता है और जब गर्मी आती है तो इनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। अब इनके लिए समस्या ये है कि जब ठंडी आए तो ये गर्म क्षेत्र में जाएं और जब गर्मी आए तो ये ठंडे के क्षेत्र में जाएं, क्योंकि इन्हें भी तो जीवित रहना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो इनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। इसमें 2 तरीके की अनुकूलता होती है असमतापी प्राणियों में। एक तो होता है ग्रीष्म निष्क्रियता, ये शब्द आपने खूब सुना होगा, और एक होता है शीत निष्क्रियता। ये ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता क्या है, हाइबरनेशन और एक्टिवेशन। इसको बोलते हैं एक्टिवेशन और इनको बोलते हैं हाइबरनेशन। ये 2 प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि ये जो असमतापी प्राणी हैं ये वातावरण के तापमान के साथ साथ इनके शरीर का भी तापमान कम और ज़्यादा होने लगता है, और एक शरीर जो होती है वो एक निश्चित तापमान पे एक्टिव होती है, कार्य करने के लायक होती है। अगर इसका तापमान कम ज़्यादा होने लगेगा तो शरीर उसको झेल नहीं पाएगी, हैबिचुअल नहीं हो पाएगी उस तापमान के लिए, क्योंकि उसके लिए थोड़ा समय लगता है। तो इनके अंदर स्थिति क्या होती है कि बड़े चालाक जीव होते हैं। जब गर्मी आती है, जब गर्मी का समय होता है और तापमान बढ़ने लगता है तो ये क्या करते हैं, ग्रीष्म निष्क्रियता का प्रदर्शन करते हैं। इसका अर्थ ये होगा, ग्रीष्म यानी गर्मी में, निष्क्रियता का अर्थ तो आप समझ ही रहे हैं, निष्क्रिय होना। ये अपनी सारी एक्टिविटी को बंद कर देंगे उस 2-3 महीनों के लिए और कहीं ठंडे जगह पे जा करके चुपचाप सो जाएंगे, ज़मीन में बिल बनाकर रहेंगे, कहीं भी रहेंगे पर ठंडा, जहाँ पे इनको ठंडक मिल सके, काम ना करना हो, अपना भोजन वगैरह स्टोर कर लेते हैं और पूरी गर्मी ये निष्क्रिय पड़े रहते हैं। इसे कहते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता।
कुछ जीव ऐसे शीत निष्क्रियता का प्रदर्शन करेंगे, यानी शीत ऋतु में ये निष्क्रिय हो जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, कहीं गर्मी बना के चुपचाप वहाँ पे आराम से अपना वक्त बिताएंगे। ठीक है। नॉर्वे या ठंडे प्रदेशों में जो जीव जंतु होते हैं वो शीत निष्क्रियता का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है। जैसे उत्तरी क्षेत्रों में अगर देखा जाए, प्रेरी वाले मैदानों में तो कुछ चमगादड़ हैं, गिलहरी की प्रजातियां हैं बहुत सारी, ये शीत निष्क्रियता यानी ठंडी में ये निष्क्रिय हो जाती है। ग्रीष्म निष्क्रियता की अगर बात की जाए तो फिर दक्षिण पश्चिम मरुस्थलों की अगर बात कर लें तो वहाँ पर भी कुछ स्थलीय गिलहरियाँ हैं जो ग्रीष्म निष्क्रियता का प्रदर्शन करती हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाने पर वो कहीं ठंडी जगह में बिल बना करके या किसी तालाब के किनारे या जल स्रोत के किनारे जा करके अपना समय बिताते हैं, जो गर्मी वाला टाइम होता है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऊँट, अब ये ऊँट भी कहीं ना कहीं ग्रीष्म निष्क्रियता का प्रदर्शन करते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो ये निष्क्रिय हो जाते हैं। कारण क्या है कि जब गर्मी ज़्यादा ऑलरेडी हो ही गई है, अब जितना गर्मी होगी उतने ही इनके शरीर का तापमान भी बढ़ेगा, और उसके बाद अगर ये वर्क करेंगे, निष्क्रिय नहीं रहेंगे, तो तापमान और बढ़ेगा शरीर का। आप भी ठंडी में देखते हैं, जब आप रन करते हैं, दौड़ते हैं, तो फिर आपके शरीर, आप पसीना छोड़ने लगते हैं, आप गर्मी आ जाती है, कपड़े निकाल देते हैं, स्वेटर निकाल देते हैं, आप कोई भी काम करने लगते हैं तो अंदर से गर्मी आ जाती है। यानी वर्क करने पर, जब आपकी बॉडी वर्क कर रही है तो उस समय हीट जनरेट होगी बॉडी में, इसलिए ये गर्मी जब बहुत हो जाती है तो निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन कभी पूछा गया था यूपीएससी में, उत्तरी सागर या जो बहुत ठंडे क्षेत्र हैं, उत्तरी सागर मतलब आर्कटिक से लगे हुआ सागर है, वहाँ पर कुछ मछलियों की प्रजातियाँ या कुछ कीड़े मकोड़े हैं जो ठंडे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा तापमान गिर जाता है, उसके बावजूद वो जीवित रहते हैं, तो क्यों रहते हैं? तो ध्यान रहे, उनके बॉडी में जो लिक्विड है, लिक्विड का मतलब आप समझ लीजिए ब्लड से, उस ब्लड में एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं। उस एंटी फ्रीजिंग का मतलब ये होगा कि जो जमने ना दे ब्लड को। ठीक है। उस प्रोटीन के कारण ये वातावरण में इतने कम तापमान पर भी इनका ब्लड जमता नहीं है और ये जीवित रहते हैं। ठीक है। तो ये जो असमतापी प्राणी होते हैं, इनको एक शब्द से जाना जाता है, एक्टोथर्मल नाम है, एक्टोथर्म, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक्टोथर्म और एंडोथर्म, कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि एक्टोथर्म जीव कौन से होते हैं और एंडोथर्म जीव कौन से होते हैं। तो एक्टोथर्म का अर्थ होगा असमतापी, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, जो वातावरण के तापमान में अगर परिवर्तन आ रहा है तो उसी के साथ साथ उनका भी तापमान बदल जाता है। समतापी प्राणी यानी हॉट ब्लडेड, एंडोथर्म, ये वातावरण में बदलते हुए तापमान के साथ अपने शरीर का तापमान कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है। कोई भी जीव होता है जो असमतापी, अगर कोई भी प्राणी है तो वो या तो ग्रीष्म निष्क्रियता का प्रदर्शन करेगा या तो फिर शीत निष्क्रियता का। ठीक है। जिसको ठंडी से दिक्कत हो रही है वो ठंडी में निष्क्रिय हो जाएंगे, जिनको गर्मी से दिक्कत हो रही है वो गर्मी में निष्क्रिय हो जाएंगे। भाई ऊँट है, अगर उसे गर्मी में दिक्कत हो रही है तो गर्मी जब आएगी तो वो निष्क्रिय हो जाएगा, ठंडी में अपना काम करेगा। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ज़्यादा ठंडी नहीं झेल सकते हैं, तो जैसे ठंडी आती है वो क्या करते हैं, कहीं जा कर के छुप जाते हैं और आराम से निष्क्रिय पड़े रहते हैं, 1-2 महीने का खर्चा पानी अपना इकट्ठा कर लेते हैं। अनुकूलन चैप्टर कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र।